नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube क्लास में। साथियों, सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के सिलेबस में छत्तीसगढ़ इतिहास अनिवार्यता शामिल रहता है। साथियों, छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत ही हम छत्तीसगढ़ में हुए जनजाति विद्रोह को पढ़ते हैं और हमेशा से इससे एक प्रश्न आता है। तो कभी कभी इन विद्रोहों को कालक्रम अनुसार जमाइए बोलता है, कभी कभी वर्ष के अनुसार जमाइए बोलता है, कभी शासक के नाम पूछ देते हैं, कभी कारण पे जाते हैं और कभी कभी उसके लीडरशिप नेतृत्व पे प्रश्न आते हैं। ठीक है, परिणाम मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा पढ़ेंगे कि प्री और मेंस दोनों इसमें कवर हो जाए और इसमें जो रिमार्क है, विशेष है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमेशा से ही एक प्रश्न रहा है जनजाति विद्रोह से और हमेशा से ही ये जो एग्जामिनर है उसके दृष्टिकोण में रहता है। तो साथियों, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुए जनजाति विद्रोह को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि आप जनजाति विद्रोह आपको क्रम के हिसाब से कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्रम के लिए आप निश्चिंत हो जाए, क्रम आप चुटकी में याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनको एक कालक्रम अनुसार जो व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर हम उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इस ट्रिक को आप दोहराना है मन में और निश्चित रूप से आपको भी याद हो जाएगा। हर भोर पर ताला तारा तारा मैली हो जाती है, कोई मुझे बताए। ठीक है, बहुत ही आसान पंक्ति है। ठीक है, तो आपको भी इसको दो बार दोहराना है। हर भोर पर तारा मैली हो जाती है, कोई मुझे बताए। ठीक है, तो इनमें से ये दोनों हो जाती है और ये बताएं, ये दोनों के दोनों साइलेंट है। क्लियर है, साइलेंट है, अर्थात इनका हमारे ट्रिक में कोई भी उपयोग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हर भोर पर तारा मैली हो जाती है, कोई मुझे बताए। हर मॉर्निंग में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रात रहते तारे टिमटिमाते हैं लेकिन सुबह होते ही सारे गायब हो जाते हैं। तो मैली हो जाना मतलब गायब होने से ही तात्पर्य है। ठीक है, कोई मुझे बताए। हर से याद रखना है हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह याद रखना है छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी विद्रोह 1774 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक चलता है। याद रखना हलवा विद्रोह। कारण यह है कि इसमें हलवा आदिवासियों के द्वारा योगदान रहता है, आदिवासियों का योगदान रहता है। अजमेर सिंह के नेतृत्व में आगे बताऊंगा। और हलवा क्रांति का जो पहला मसीहा बोलेंगे अजमेर सिंह को, एक्चुअल में रहता है सत्ता का संघर्ष रहता है अपने भाई के साथ, लेकिन ये हलवाओं के अधिकार से भी जुड़ता है ये विद्रोह। इसलिए इस अजमेर सिंह को हम बताएं, आगे सीखेंगे कि किस प्रकार इनको हलवा क्रांति का पहला मसीहा अजमेर सिंह को कहते हैं। ठीक है, भोर से याद रखना भोपालपत्तनम का संघर्ष। भोपालपत्तनम है ना, भोपालपत्तनम बीजापुर में है, याद होगा। ठीक है, खनिज की दृष्टि से कोरनम पाया जाता है भोपालपट्टनम में, इंद्रावती की जस्ट नीचे में है। ठीक है, तो ये कोई विद्रोह नहीं था, ये एक प्रकार से संघर्ष था। ठीक है, लेकिन चूंकि ट्रिक में है और आदिवासियों द्वारा ही इसको संघर्ष किया गया है, इसी नाम से हमने इसको जोड़ा है, भोपालपत्तनम का संघर्ष। ठीक है, भोपालपत्तनम का संघर्ष 1795 ईस्वी में होता है और इसका उद्देश्य था, जो कैप्टन ब्लंट उत्तर छत्तीसगढ़ में आया रहता है, वो दक्षिण छत्तीसगढ़ जाना चाहता है इंद्रावती नदी पार करके। ठीक है, इंद्रावती नदी पार करके जस्ट नीचे में भोपालपत्तनम है। तो गोंडों के द्वारा, बस्तर के गोंडों के द्वारा उस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं रहता है, पूरे समूह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और कैप्टन ब्लंट को इंद्रावती नदी पार करने से रोक दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद प से परलकोट याद रखना है। परलकोट है ना, परलकोट परगना में भी विद्रोह हुआ था। पर से परलकोट। ठीक, 1824 में याद रखना। तारा से तारापुर है ना, तारापुर परगने में भी लगान वृद्धि के कारण और वहां के जो कालीन दीवान थे जगबंधु, उसके शोषण के कारण, ठीक है, तारापुर में विद्रोह देखने को मिलता है
इसके नेता थे दलगंजन सिंह, दलगंजन सिंह है ना। तारापुर विद्रोह के नेता कौन थे? दलगंजन सिंह। आगे देखेंगे। में से याद रखना मेरिया, 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 मेरिया। बस्तर में जो दंतेश्वरी मंदिर है दंतेवाड़ा में, वहां पे नरबलि प्रथा प्रचलित थी उस समय। ठीक है, तो नरबलि प्रथा को जैसे अंग्रेज लोग आएंगे क्या करेंगे, क्योंकि एक सामाजिक कुरीति है इसलिए अंग्रेज लोग उसमें क्या करेंगे, लगाम लगाएंगे। ठीक है, नरबलि प्रथा पर रोक लगाते इसी नाम से मेरिया विद्रोह होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। ली से लिंगागिरी, लिंगागिरी विद्रोह 1854 में जब, ठीक है, पूरे ब्रिटिश जो छत्तीसगढ़ है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता, जानते हो ना, 1854 में पूरे ब्रिटिश प्रांत को नागपुर है ना, नागपुर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिला देते हैं, मालूम ही होगा। तो उसके बाद जो यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है, लिंगागिरी विद्रोह 1857 के आसपास की घटना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ली से लिंगागिरी हो जाती है, साइलेंट है, कोई मतलब नहीं इसका। उसके बाद कोई मुझे बताए, कोई से याद रखना है, कोई विद्रोह। और कोई विद्रोह प्रकृति संरक्षण के लिए इस एक प्रकार से अनोखा विद्रोह था, याद रखना। अंग्रेजों ने क्या किया था, ठेकेदारी प्रथा के तहत बस्तर क्षेत्र में साल कटाई के लिए ठेकेदारी प्रथा के तहत ठेका दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और चूंकि आदिवासी लोग हमेशा से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं, है ना, और हमेशा से ही पेड़ों की पूजा की है उन्होंने, इसके खिलाफ, इस प्रथा के खिलाफ नागुल दोरला, याद रखना, नागुल दोरला के नेतृत्व में एक विद्रोह होता है जिसे कोई विद्रोह कहते हैं। ठीक, कोई का तात्पर्य ही है वन में रहने वाले आदिवासी। ठीक, मुंह से याद रखना है मुरिया, मुरिया क्या याद रखना है, मुरिया या मुड़िया भी बोलते हैं, मुड़िया विद्रोह। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है। ठीक, जैसे आप लिस्ट में देख सकते हैं 1876 में हुआ था, यह 1859 में हुआ था, लिंगागिरी 1856-57 में हुआ था। ठीक, और मेरिया विद्रोह याद रखना, मेरिया विद्रोह 1842 से लेकर के 63 तक, सबसे ज्यादा लंबा समय तक अगर कोई विद्रोह चला है छत्तीसगढ़ में तो मेरिया, नरबलि को रोकने के लिए दंतेश्वरी मंदिर में अंग्रेजों ने अपनी पूरी सेना की टुकड़ी तैनात कर दी थी। ठीक है, इसी नाम से मेरिया विद्रोह बहुत लंबे समय तक चला। कोई हो गया, कोई विद्रोह हो गया, मुंह से मुरिया। अब झा का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप इससे रिलेट कर सकते हैं। मुरिया में झाड़ा सिन्हा नाम का आदिवासी नेतृत्व करता है, याद रखना। मुरिया में कौन लीडरशिप किए थे, झाड़ा सिन्हा, झाड़ा सिन्हा याद रखना, झाड़ा सिन्हा। ठीक, तो आखिरी में स्ट्रिक में जो कवर नहीं हुआ उसको याद रखना है आपको, भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह चूंकि सबसे आखिरी समय में हुआ था, याद रखिएगा, 1910 में हुआ था, 10 ईस्वी में भूमकाल विद्रोह। ठीक, वीर गुंडाधुर के नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये इसके नेता थे। क्लियर है, तो आपको 2 ही लाइन इसमें याद रखनी है कि हर भोर पर तारा मैली हो जाती है, कोई मुझे पता है। ह से हलवा, भो से गोपालपट्टनम, प से परलपुर, ता से तारापुर, में से मेरिया, ली से लिंगागिरी, को से कोई, मुंह से मुरिया और झ से झाड़ा सिन्हा उसके लीडर थे, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमने तो कालक्रम अनुसार जमा लिया इसे। ठीक है, अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह को समझाई करके प्रश्न आ गया तो सबसे पहले आपको कारण ढूंढना होगा। क्या कारण है आदिवासी विद्रोह के? कारण प्रमुख घटना और तीसरा उसका प्रभाव। कोई भी विद्रोह होता है उसका प्रभाव जरूर लिखना है। ठीक है, क्लियर है, कोई भी घटना हो उसका प्रभाव हमको लिखने आने चाहिए। तो कारण में देखेंगे, आप जानते ही हैं कि आदिवासी हमेशा से ही स्वतंत्रता प्रिय रहे हैं। आप कभी भी आदिवासी को इतिहास उठा लीजिए, हमेशा से ही ये समाज की जो मुख्य धारा से दूर, ठीक है, जो पारंपरिक जीवन जीना ही ये पसंद करते हैं। जब यहाँ पे मराठा आए, मराठा के बाद अंग्रेज, तो इनकी जो नीतियां हैं, वे नीतियां इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन, इन तीनों जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। ठीक है, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, तीनों जीवन
में इन्होंने हस्तक्षेप किया, ये समझ सकते हैं। ठीक है, इन सब के परिणाम स्वरूप ही छत्तीसगढ़ में हमें आदिवासी विद्रोह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो कारण में आप हमेशा याद रखना, सामाजिक लेना, सामाजिक कारण है ना, आर्थिक कारण, और तीसरा राजनीतिक कारण। में इस हिसाब से अगर देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप। कैसे हस्तक्षेप? सामाजिक जीवन में जानते ही हैं, अंग्रेज लोग हमेशा से ही अपने आप को एक उच्च वर्ग के व्यक्ति समझते थे। ठीक है, नस्ली भेदभाव हमेशा आम भारतीय लोगों को हमेशा नस्ली भेदभाव की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, नस्लवादी टिप्पणी करते थे हमेशा से ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी आदिवासियों को गुलाम समझते थे। ठीक है, और इनके समाज में जब बाहरी लोग आए, ईसाई मिशनरीज आए, तो आदिवासियों को लगा कि इनके समाज में कहीं ना कहीं घुसपैठ हो रहा है। ठीक है, तो इन सब के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, उनको गुलाम की तरह, उनसे गुलाम की तरह व्यवहार करते थे, है ना। आर्थिक जीवन आप जानते ही हैं, जो वनोपज संग्रहण पे रोक लगाना हो, या वनोपज का सही मूल्य ना देना हो, ठीक है, या लकड़ी काटने पे पाबंदी लगाना हो, बहुत सारी चीजें। ठीक, और आर्थिक कारण में ही आप ले सकते हैं लगान वृद्धि, है ना। कृषि में जो लगान की वृद्धि की गई थी समय समय पर, उसके कारण भी क्या हुआ था, यहाँ पर आदिवासी विद्रोह देखने को मिलेंगे। ठीक, राजनीतिक जीवन आप जानते ही हैं, मराठा जब से आएंगे, मराठा हो चाहे अंग्रेज हो, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे बस्तर में। ठीक है, बस्तर का इतिहास बिल्कुल अलग थलग चलते रहता है। ठीक है, 1778 में 6 अप्रैल 1778 में, है ना, 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि हुई, कोटपाड़ की संधि। ठीक है, इस संधि के तहत ही जो बस्तर है कुल मिलाकर के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है। ठीक है, क्लियर, कोटपाड़ की संधि। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, तो राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप, ठीक, आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, है ना। राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप ये इस रूप में भी दिखाई देखने को मिलता है। कभी कभी जो वंशानुगत का जो राजा बनना चाहिए, ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही होगा, सबसे पहले हमने छिंदक नागवंश, आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो बस्तर का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे, छिंदक आएंगे, छिंदक नागवंश। ठीक है, छिंदक के बाद आएंगे काकती। कौन आएंगे, काकती, काकती राजवंश। ठीक, काकती के बाद कौन आएंगे, मराठा। कौन आएंगे, मराठा। और मराठा के बाद कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के काकती राजवंश में ही मराठाओं का प्रवेश होगा, आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, छिंदक नागवंश को आप लोगों ने पढ़ा होगा 1023 ईस्वी से 1324 छिंदक, और 1324 से आप काकती को ले सकते हैं 1777 तक ले सकते हैं। जब हलवा विद्रोह होगा तो काकतियों का पतन हो जाएगा। छिंदक, काकती, उसके बाद आ जाएंगे मराठा, 1778 से 1854 तक लिख सकते हैं आप, कौन रहेंगे, मराठा। ठीक है, और 1854 से 1947 तक कौन रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य। क्लियर है। तो बस्तर के इतिहास अगर आप जानेंगे तो सबसे पहले छिंदक वंशी राजाओं के नाम पढ़े होंगे आप लोगों ने, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमदेव। ठीक है, ये सब के सब धारावर्ष। अंतिम राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को हरा करके कौन आएंगे, काकती आएंगे। अन्नम देव पढ़े होंगे ना, अन्नम देव, हमीर देव, है ना, ये सब के सब। पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव के बाद जो प्रतापी राजा होंगे, दलपत, दलपत, दलपत के बाद उनके बेटे होंगे अजमेर, अजमेर का भाई दरियादेव, है ना, दरियादेव के बाद महिपाल देव, भोपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव।
तो रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में जब आखिरी में जाएंगे तो क्या होगा, भूमकाल विद्रोह होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां से चालू होती है, जनजाति विद्रोह कहां से चालू होती है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, प्रॉब्लम जो चालू होता है, याद रखिएगा, छिंदक वंशों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था छत्तीसगढ़ के लोगों को। काकतियों में जब, याद रखिएगा, काकतियों में याद रखना, जो अन्नमदेव तो संस्थापक थे, अन्नमदेव। ठीक है, अन्नमदेव के बाद पुरुषोत्तम देव, जानते हो गोंचा पर्व की शुरुआत करने वाले पुरुषोत्तम चौथे नंबर के थे। ठीक है, अन्नम चौथे में पुरुषोत्तम। उसके बाद कुछ राजाओं के बाद मैं सीधा आता हूं दलपत, है ना। दलपत के दो बेटे कौन कौन हुए, अजमेर हुए वास्तविक उत्तराधिकारी, और इसका जो सौतेला भाई बोल सकते हैं, या फिर जो हलवा विद्रोह में अजमेर सिंह का दमन करेगा, हाँ, अंग्रेजों और मराठाओं के साथ मिलकर। तो दल आज दरिया में ही महिपाल देव, याद रखिएगा, मैं ट्रिक बनाया था, दल आज दरिया में ही भूख मिटाएगा, भूपाल देव, है ना, और भैरम देव, और उसके बाद रुद्र प्रताप। आपको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह हुए तो हुए क्यों, तो सबसे पहले आपको काकतीय राजवंश के इतिहास में जाना पड़ेगा। क्लियर है, काकतियों तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा। ओके, ठीक है, तो दल आज दरिया में ही भूख मिटाएगा। मैं ऐसी ट्रिक बनाता हूं, आप भी कुछ भी ट्रिक बनाइए और याद करिए। ठीक है, तो दलपत के दो बेटे हुए, अजमेर और दरिया, और दरिया के बाद महिपाल, महिपाल के बाद भोपाल, भोपाल के बाद भैरम, भैरम के बाद क्या आएगा, रुद्र प्रताप आएगा। क्लियर है, अब देखिए जरा, अब प्रॉब्लम कहां से प्रारंभ होती है, दलपत देव के आते आते, ये बता रहा हूं मैं आपको, दलपत के बाद वास्तविक उत्तराधिकारी अजमेर सिंह था, लेकिन उसका जो सौतेला भाई है समझिए, या फिर दूसरे रानी के जो पुत्र हुए थे, वे इस जो अजमेर सिंह की सत्ता को हथियाना चाहते थे, तो बस्तर की सत्ता को हथियाना चाहते थे। ठीक है, यहीं से अब क्या होगा, अजमेर सिंह उत्तराधिकारी बना। अजमेर सिंह के बाद उसका भाई दरिया देव अपने भाई के विरुद्ध, याद रखना, अपने भाई के विरुद्ध मराठा अंग्रेज, किनका मदद लेंगे, मराठा और अंग्रेजों के मदद से। ठीक है, अपने ही भाई यानी अजमेर सिंह को क्या करेंगे, सत्ता से क्या करेंगे, बर्खास्त, मतलब हटाएंगे, ये समझिए। ठीक है, अजमेर सिंह की हत्या कर दी जाएगी। ठीक, तो इसमें विलन कौन था, आपको क्या याद रखना है, उस तत्कालीन समय में अजमेर सिंह के बाद जो आए दरिया देव, इनका ये भाई था, अजमेर का ही भाई कौन था, दरिया देव था। अपने ही भाई के विरुद्ध सत्ता के संघर्ष में, ठीक है, अंग्रेज और मराठाओं के साथ मिल करके अपने ही भाई को क्या करेंगे, युद्ध में परास्त कर देंगे। और दरिया देव ने ही बिंबाजी भोसले के साथ, याद रखिएगा, दरिया देव ने ही बिंबाजी भोसले के साथ कोटपाड़ की संधि की, कोटपाड़, और ये संधि हुई थी 6 अप्रैल 1778। क्लियर है, इस संधि से, याद रखिएगा, इस संधि से जो समूचे बस्तर रियासत है ना, मराठाओं के अधीन हो जाता है, याद रखना, मराठाओं के अधीन हो जाता है। ठीक है, उस समय मराठा कहां से शासन करते थे, नागपुर में शासन करते थे। ठीक, तो नागपुर के अंतर्गत ही इस संधि के माध्यम से बस्तर जो अलग थलग चलते रहता है, इस संधि के बाद से ही, है ना, ये भी कुल मिलाकर के नागपुर से कंट्रोल होने लगेगा, कौन, बस्तर रियासत। क्लियर है, अब देखिए दरिया देव, अब आपको ये अजमेर से दरिया देव सत्ता संघर्ष होगा, तो आप इसको क्रम से, इसके बाद ही क्या होगा, दरिया देव के आने से, याद रखना, दरिया देव के आने से ही मराठा और अंग्रेजों का हस्तक्षेप चालू हो जाता है, क्योंकि वे हर हाल में सत्ता हथियाना चाहते थे, याद रखिएगा। तो जैसे ही दरिया देव आते हैं, मराठों से, अंग्रेजों से संधि करेंगे, समझौता करेंगे, और क्या करेंगे,
कुल मिलाकर के बस्तर को भी मराठाओं के अधीन कर देंगे। ठीक है, तो मुख्य कारण यही था। इसके बाद केवल आपको ये याद रखना है, ये जो मराठा शासन है 1778 से 1854 तक चलता है। 54 के बाद पूरी तरीके से जो छत्तीसगढ़ प्रांत है अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं, मालूम ही होगा है कि नहीं। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1854 से पहले मराठा ही थे, है ना, जिलेदार की नियुक्ति करते हैं मराठा 1830 से 54 तक। उसके बाद है ना डलहौजी की हड़प नीति के तहत, क्लियर है, छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन आता है। प्रत्यक्ष रूप से कब आते हैं, डायरेक्ट रूप से 1854 में। तो 1854 का भी इतिहास यहां से यहां तक आपको याद रखना है। यहां से यहां तक जब कभी भी आप पढ़ेंगे और उससे पहले पढ़ेंगे, इन दोनों को आप हमेशा याद रखिएगा। यहां तक, यहां से यहां तक, हलवा, भोपाल, परल, तारापुर, मेरिया, यहां से यहां तक जब कभी भी आप पढ़ेंगे तो इनमें कहीं ना कहीं जो कारण होता है आप देखेंगे, कारण जो होता है मराठा और अंग्रेजी सेना द्वारा अत्याचार। कुल मिलाकर के ऊपर तक, हलवा से लेकर कहां तक, मेरिया तक। यहां आपको यह समझना है कि इस समय मराठाओं की और अंग्रेजों की दखल ज्यादा थी, इस नाम से क्या हुआ, विद्रोह हुआ। लेकिन इसके बाद लिंगागिरी के बाद आप कभी भी जब आप ध्यान देंगे तो हम 1854 में पूर्णतः किसके अधीन हो जाते हैं, अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो कारण होगा, अब केवल अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां ही आएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी हम जब मेंस लिखते हैं या फिर जब हम कभी कॉन्सेप्ट बनाते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, तो हमको काल को समझना जरूरी है, कौन किस समय मराठा थे और किस समय अंग्रेज थे और किस समय दोनों मिलकर के शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो लिंगागिरी के बाद पूर्णतः अंग्रेज, और उसके पहले आप मान सकते हैं कि मराठा और अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां। क्लियर है, तो ये याद रखना है। समझ में आएगा। तो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप समझिए, और सांस्कृतिक भी लिख सकते हैं ना, सांस्कृतिक इसलिए क्योंकि कभी जब मदिरे बनाने की बात आई, घरेलू मदिरे पर पाबंदी लगा दी गई थी, है ना। आप जानते हैं कि आदिवासी जीवन में मदिरा का विशेष महत्व है। ठीक है, नरबलि प्रथा एक कुल मिलाकर संस्कृति का हिस्सा था, ये भी इस पर भी रोक लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन पर हस्तक्षेप। और मेंस में प्रमुख घटनाओं को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ट्रिक याद रहेगा तो आप लिख लीजिए। प्रभाव हमको याद रखना है, कोई भी विद्रोह हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा से ही जब हमने मराठाओं के विरुद्ध लड़ा, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, तो हमेशा से ही कोई भी विद्रोह में जो नायक शहीद होंगे तो कुल मिलाकर के देश को मर मिटने का भी संदेश देंगे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता विकसित होगी आदिवासियों की मध्य भी, याद रखिएगा। ठीक है, और पूरी भूमि को कपा देने वाला विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा, जो भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ये सब, ये क्या था, ये छोटे छोटे विद्रोह कहीं ना कहीं हमें एकजुट किए और राष्ट्रीयता के संचार में भी बहुत बड़ा योगदान दिए। ठीक है, तो राष्ट्रीयता के संचार में, देश के लिए मर मिटने के लिए जो इन्होंने संदेश दिया वो बहुत आगे काम आया। कई लोग यहाँ पे देखना आगे शहीद होंगे। ठीक है, तो प्रभाव आप हमेशा लिख सकते हैं राष्ट्रीयता के संचार में, है ना, राष्ट्रीयता के संचार में, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, ये सब के सब, इन सब विद्रोहों का क्या है, ये अपना महत्व राष्ट्रीयता के संचार में। ठीक है, चलिए अब इन विद्रोहों को क्रम से देख लीजिए एक एक बार। ठीक, हलवा विद्रोह 1774-1777, शासक कौन थे, अजमेर से, बताया ना, दलपत का बेटा था। कारण ये था अजमेर से दरियादेव के बीच सत्ता का संघर्ष, इसके जो नेतृत्व करने वाले थे अजमेर सिंह थे। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों और मराठों के द्वारा दमन कर दिया। याद रखना, अजमेर सिंह भी मारा जाएगा। और विशेष क्या हुआ, कोर्ट पार्टी संधि हुआ, दरियादेव, त्र्यंबक अभिराव, बिंबाजी भोसले और दरियादेव के बीच में यह संधि हुई थी। ठीक है, त्र्यंबक अभिराव बिंबाजी की तरफ से गए थे। ठीक है, इस संधि के तहत बता दिया था ना कि बस्तर भी, ठीक है, मराठाओं के पूर्णतः अधीन हो गया और जो अलग थलग शासन चल रहा था वो छत्तीसगढ़ की मुख्य धारा में शामिल हो गया, क्योंकि मराठाओं का हस्तक्षेप हो जाएगा, है ना। मराठा के बाद अंग्रेज भी आ जाएंगे 1854 में। ठीक है,
आप देखिए जरा, भोपालपत्तनम का संघर्ष 1795 ईस्वी में, है ना, दरियादेव के शासनकाल में हुआ था। शासक बस याद रख लीजिएगा, इसका योगदान तो नहीं था लेकिन इनके काल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, अब कारण तो बताया था ना, कैप्टन ब्लंट जो उत्तर छत्तीसगढ़ में आया था वो इंद्रावती नदी को पार करके भोपालपत्तनम जाना चाहते थे, लेकिन बस्तर के आदिवासी विशेषकर गोंडों के द्वारा उसे इंद्रावती नदी पार नहीं करने दिया गया और ब्लंट को वापस लौटना पड़ा परिणाम ही। ठीक है, उसके बाद परलकोट हुआ था 1824 से 25 ईस्वी में, है ना। महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था। ये महिपाल देव के शासनकाल में दो हुआ था, है ना। ये महिपाल देव शासनकाल में एक ही हुआ था, भोपाल देव शासनकाल में 2 विद्रोह हुआ था। महिपाल देव के में 1, भैरम देव के में 3 और रुद्र प्रताप के में 1, क्योंकि बताया था ना दरिया देव के बाद उधर चालू हो जाएगा विद्रोह। कारण ये है मराठाओं का आगमन, अंग्रेजों का आगमन दरिया देव के कारण। ठीक है, परलकोट विद्रोह, महिपाल देव थे शासक उस समय, बस्तर के काकती वंश के शासक थे। मराठा और अंग्रेजी सेना द्वारा शोषण किया जाना, इसके जो लीडर थे कौन थे, गेनसी थे, गेनसी। ठीक है, गेनसी और कैप्टन पेवे द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया और गेनसी को 1825 में ही फांसी दे दी गई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में अगर प्रथम शहीद नाम अगर आ जाए, आदिवासी शहीद बोले या फिर प्रथम शहीद माना जाना उचित होगा कि इनको गेनसी को याद रखिएगा, गेनसी प्रथम शहीद। ठीक, आदिवासियों में तो प्रथम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तारापुर विद्रोह 1842 से 54 के बीच चला, याद रखना है। गोपाल देव शासक थे। ठीक है, कारण क्या था, लगान वृद्धि और जो दीवान थे तत्कालीन बस्तर क्षेत्र में जो दीवान थे जगबंधु का अत्याचार, इनको हटाने के लिए पहला तो लगान वृद्धि था, दूसरा दीवान जगबंधु को हटाना। ठीक, इसके लीडर कौन थे, दलगंजन सिंह। और परिणाम ये हुआ कि आंदोलन सफल हुआ और जगबंधु को क्या किया गया, हटाया गया। ठीक, अगला बताया था मेरिया यानी नरबलि प्रथा। ठीक है, मेरिया यानी नरबलि प्रथा। बस्तर में जो दंतेश्वरी मंदिर है वहां पे नरबलि दी जाती थी और जब अंग्रेजों का आगमन हुआ इस क्षेत्र में तो इन्होंने सामाजिक कुरीति माना और नरबलि प्रथा पर रोक लगा दी गई, सेना या टुकड़ी की तैनाती कर दी गई। ठीक, इसके नेता कौन थे, जैसे ही रोक लगाया गया आदिवासियों ने इस रोक को सांस्कृतिक हस्तक्षेप माना और हिड़मा माझी के नेतृत्व में सभी आदिवासी एकजुट हुए, लेकिन इस विद्रोह का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया, दमन कर दिया गया। ठीक है, और होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति थी, नरबलि। ठीक है, लिंगागिरी का विद्रोह। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह जानते हैं आप लोग, 1856 यानी 1857 क्रांति के आसपास घटित हुई थी। भैरम देव के शासनकाल में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, मराठा नहीं याद रखना, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां। कौन लीडर थे इसका, लिंगागिरी का धुरवाराव, याद रखना धुरवाराम माड़िया को बाद में इस विद्रोह को दमन करके उनको फांसी दे दी गई, याद रखना। दूसरा शहीद माना जाता है धुरवाराम माड़िया को। अगला कोई विद्रोह 1859 में, याद रखिएगा 1859 में भैरमदेव के शासनकाल में अंग्रेजों ने ठेकेदारी प्रथा के तहत साल वृक्षों की कटाई के लिए ठेका पे दे दिया गया था, साल वृक्ष कटाई के लिए। नागुल दोरला, है ना, जो लीडर थे, ठीक, एकजुट हुए नागुल दोरला के नेतृत्व में। ठीक है, इस जो ठेकेदारी प्रथा का विरोध किया गया और बाद में अंग्रेजों ने ठेकेदारी प्रथा को क्या किया, समाप्त किया, क्योंकि आदिवासियों ने इस विद्रोह पे कहा था एक साल वृक्ष अगर काटे तो एक अंग्रेज, है ना, अधिकारी और कर्मचारियों को क्या काट देंगे, हम सर काट देंगे। ठीक है, तो अपने आप में बहुत ही हिंसक हो गया था ये विद्रोह, याद रखिएगा। मुरिया विद्रोह 1876, भैरमदेव, 3 भैरमदेव हो गए लगातार, याद रखिएगा, है ना, भैरमदेव। कारण वही अंग्रेजों की शोषणकारी नीति और दीवान जो गोपीनाथ, इनका अत्याचार यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, दीवान गोपीनाथ का अत्याचार। नेतृत्व कौन थे आदिवासी पर, लीडर कौन था, नेतृत्व किसके हाथ था, झाड़ा सिन्हा के हाथ में। और मैक जॉर्ज द्वारा इसका दमन किया गया, याद रखना, दमन कर। परिणाम को याद रखिए क्या हुआ था। ठीक, मुरिया और मेरिया में कंफ्यूज मत होइएगा, मेरिया यानी नरबलि प्रथा और मुरिया यानी जनजाति है, याद रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह 1910 में, और इन सभी विद्रोहों में आखिरी है, और याद रखिएगा भूमकाल का अर्थ होता है भूमि को कपा देने वाला विद्रोह। तो एक ऐसा विद्रोह हुआ था जिसमें कहा गया था कि बस्तर वासियों का है, ठीक है, बस्तर वासियों का है। किसमें कहा गया था? भूमकाल विद्रोह में, ठीक है। आप बोल सकते हो किनके शासनकाल में हुआ था? रुद्र प्रताप देव शासनकाल में हुआ था। इनका कारण ये आप ले सकते हैं अंग्रेजों द्वारा शोषण, है ना, और जो आदिवासियों के जो राजा थे उस समय, कौन? सुवर्ण कुंवर का देवी की उपेक्षा करना, उनके जो कार्यों में हस्तक्षेप करना है, शराब पर पाबंदी हो, चाहे वनोपज को सही मूल्य न देना हो, बेगारी प्रथा हो, हर तरीके से शोषण, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के भूमि को हिला देने वाला आंदोलन हुआ। तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, ठीक है, आदिवासियों के जो राजा थे उस समय सुवर्ण कुंवर देवी, इनकी उपेक्षा करना हो, ठीक, हस्तक्षेप करना हो। तो इनका जो लीडर कौन रहता है? 2 लीडर नाम आता है, याद रखना। सुवर्ण कुंवर जो राजमाता थी, याद रखिएगा, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व 2 लोगों के हाथ में सौंपा। पहला गुंडादुर, दूसरा लाल कालेंद्र सिंह, याद रखिएगा, लाल कालेंद्र सिंह। तो गुंडादुर को सर्वमान्य नेता माना जाता है, सबसे बड़ा नेता इसी नाम से इनका नाम है, ठीक। और इस विद्रोह का भी दमन किया गया, और इस विद्रोह में लाल मिर्च आम की टहनी प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए, याद रखिएगा। तो साथियों, ये था छत्तीसगढ़ में हुए जनजाति विद्रोह। आप ट्रिक को याद करिएगा। सबसे पहले तो काम यही करिए, हर भोर पर तारा मैले हो जाती है, कोई मुझे बताए। क्लियर है? डेट याद करने की कोशिश करिए। शासक को मैं बता ही दिया। दलपत के बाद आपका विद्रोह चालू हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। कारण याद रखिए, नेतृत्व याद रखिए, परिणाम याद रखिए, ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, ठीक, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो अगर आप मुझसे और अपेक्षा करते हैं कि ऐसी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।